देखा, मिला सभी को। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम 2009 ऑनर्स में आया हुआ है। तो अभी हम लोग देखेंगे, बैलेंस शीट बनाना है, इसको साथ साथ करते हुए भी चलेंगे। 2009 ऑनर्स का क्वेश्चन है। ठीक, एक बार सम्स को पढ़ लेते हैं केयरफुली, आप लोग भी देख लीजिए। रेशियो को जितना आसान समझा जाता है उतना होता नहीं है, क्योंकि अगर छोटा सम्स है और एक सिंपल सा कैलकुलेशन आपसे पूछा है तो आप फॉर्मूला बिठा के कर दोगे, लेकिन अगर बैलेंस शीट, प्रोप्राइटर्स फंड, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अगर पूछ दिया तब आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। मेंशन क्या कर रहा है सम्स में, एक बार देख लेना क्या क्या डेटा है, वो हम लोग समझ लेते हैं। पहला दिया है, यूज द फॉलोइंग डेटा, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड। एक कंपनी का नाम दिया है तो कंपनी के फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाएंगे। एज एट 31 दिसंबर 2019। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट फिर से नीचे दिया है 1,20,000 का। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब इक्विटी आपका दिया है 20,000 का। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टू टोटल एसेट 80%। दिखा, एक्चुअली यहाँ पे जो वर्ड है ना, वो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टू टोटल एसेट नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टू टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझ रहे हैं, मतलब टोटल रिवेन्यू का 80% क्रेडिट रिवेन्यू है, टोटल सेल्स का 80% क्रेडिट सेल्स है, ऐसा लाइन होना चाहिए। समझ रहे हैं। अब ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, जब हम लोग सम्स करते हैं ना, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपका दिमाग बोलेगा कि हाँ यहाँ पर ये वर्ड नहीं होना चाहिए, ये वर्ड होना चाहिए, समझे। और उसको हम लोग एग्जाम में खुद से एनालाइज करके अपना ओपिनियन देकर कैलकुलेशन कर देते हैं। इसके लिए नारेबाजी नहीं करते हैं कि वो मिस्टेक दे दिया सम्स में, हम लोगों को पूरा नंबर मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। एक वर्ड का मिस्टेक है तो अपना एजम्पशन लीजिए, आप उसको मॉडिफाई कीजिए और अपने हिसाब से सम्स को कंप्लीट कीजिए, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। समझे कि नहीं। ऐसा नहीं कि वो एक वर्ड गलत लिख दिया तो तुम सम्स अटेंड करो या ना करो तुमको पूरा नंबर मिले। समझ रहे हैं मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, टोटल टर्नओवर टू टोटल एसेट्स 4 टाइम्स। टर्नओवर का मतलब भी हमारा क्या होता है, सेल्स। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टू इन्वेंट्री दिया 10 टाइम्स। यहां तक जो डेटा तुम देख रहे हो, इसमें एक चीज तुमको समझ में आ रही होगी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा आइटम है। अगर हम लोग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लें तो हम लोगों को आगे बहुत सारी चीजें मिलती जाएंगी स्टेप वाइज। इसके बाद दिया एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसमें आता है हमारा डेटर्स। समझ रहे मेरी बात। तो डेटर्स के निकालने के लिए भी आपको क्या चीज चाहिए, सेल्स चाहिए। तो यहां तक जो भी डेटा तुम देख रहे हो स्टेप वाइज, उसके लिए तुम अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिए तो तुमको ये सारी चीजें स्टेप वाइज मिलती चली जाएंगी, अगर प्रोसेस और फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो। इसके बाद दिया है करंट लायबिलिटीज 60,000 और उसके नीचे दिया है करंट रेशियो 1.5। तो करंट रेशियो को यूज करेंगे, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है तो लोगों को करंट एसेट्स यहां से मिल जाएगा। और लास्ट में क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म डेब्ट क्वेश्चन मार्क। लॉन्ग टर्म डेब्ट सम्स में है नहीं, वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो साथ साथ हम लोग करते चलते हैं। आप लोगों के पास भी जो चीजें याद में होंगी वो एक एक करके हमको बताते रहिएगा। ठीक है, और सम्स में से कोई इंफॉर्मेशन पूछे तो वो भी साथ साथ बताते रहना। सबसे पहला डेटा क्या दिया था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% दिया है ना। हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से शुरू करते हैं। हम लोग का पहला टारगेट क्या है, सेल्स निकालना। ठीक है, तो हम लोग इसको नोट दे देते हैं, वर्किंग नोट 1, और वर्किंग नोट 1 देकर लिखेंगे हम लोग जीपी रेशियो। ठीक है, एग्जाम में आप लोग पूरा वर्ड लिख दीजिएगा,
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, यही होता है ना। ठीक है, जीपी रेशियो कितना दिया है, और 25% इक्वल्स टू, परसेंट का साइन नहीं देंगे, इंटू 100 इधर किए हैं इसलिए। जीपी कितना है, 1,20,000 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू 1,20,000 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उधर जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 25 और इंटू 100 इधर में है ही। 25 से 100 को काटेंगे तो 4 आएगा, और 12 चौक 48, मतलब ये आ जा रहा है हमारा 4,80,000। ठीक है, ये निकल गया हमारा सेल्स। लिखते चलेंगे साथ साथ आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन दिया था कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल एसेट का 80%। हाँ, टोटल एसेट के जगह वहां क्या वर्ड बोले, टोटल रेवेन्यू होगा। ठीक है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू 80% ऑफ टोटल रेवेन्यू, ऐसा बोला है। तो 80% ऑफ हम लोग ले लेंगे किसका, 4,80,000 का। कितना आएगा ये, 3,84,000, 3,84,000। आप लोग भी देख लीजिएगा और लोग कैलकुलेशन। ठीक है, क्रेडिट निकाल लिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सम्स में दिया था सी नंबर, शेयर होल्डर्स इक्विटी, उसको अभी हम लोग लेंगे नहीं। क्रेडिट वाला रेवेन्यू ले लिए। इसके बाद लिखा है टोटल टर्नओवर टू टोटल एसेट्स 4 टाइम, इसको ले सकते हैं, इससे हमको टोटल एसेट्स मिल जाएगा। ठीक है, वर्किंग नंबर 2 में निकालते हैं। सम्स में दिया है टोटल टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इक्वल्स टू 4 टाइम्स। ठीक है, एक बात मैंने कही थी, शायद आप लोगों को याद होगा, जिनके ध्यान में नहीं है सुन लीजिएगा। जब भी ऐसा कोई लाइन लिखा रहेगा ना, टोटल टर्नओवर टू टोटल एसेट्स या दिस टू दिस, ऐसे अगर दिया है बीच में 2 है तो उसको तुम डिवाइड करके लिख सकते हो। समझ रहे हैं, जैसे हमारे सम्स में लाइन क्या दिया था, टोटल टर्नओवर टू टोटल एसेट्स, मैंने लिखा कैसे, टोटल टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, उसका सिंपल इस सेंस में फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। अब टोटल टर्नओवर तो हम लोग निकाल लिए, टोटल टर्नओवर मतलब सेल्स, ये है आपका 4,80,000 दिख रहा है, और डिवाइडेड बाय करेंगे टोटल एसेट्स, टीए लिख दे रहे हैं इसको, इक्वल टू 4 टाइम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4,80,000 के नीचे आ जाएगा 4, है ना, इक्वल टू आ जाएगा टोटल एसेट्स। देयरफॉर टोटल एसेट्स इक्वल्स टू आ जाएगा 12 चौक 48, 1,20,000। ठीक है, करते रहिएगा साथ साथ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखें तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम लोगों का दिया था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टू इन्वेंट्रीज 10 टाइम्स। सुने, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू टू इन्वेंट्रीज दिया है, तो अगर हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल लें तो इन्वेंट्री हम लोगों को पता चल जाएगा। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू तुम आराम से निकाल सकते हो। पहले तुम लोग ये वर्ड सुनते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता था, सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स भी आपको पता है, दिख रहा है आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जीपी सम्स में दिया हुआ है।
माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू आ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू को लेकर ये नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पुट करेंगे तो इन्वेंट्रीज हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, रेशियो के इस टाइप के सम्स में हम लोगों का टारगेट क्या होता है कि एक एक इंफॉर्मेशन को यूज करो और उससे जो भी मिलता चले वो निकाल कर कलेक्ट करो। बाद में स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोलेगा या बैलेंस शीट बोलेगा या प्रोप्राइटर्स फंड बोलेगा, तो उसका फॉर्मेट बनाकर ये जितना भी आइटम हम लोग फाइंड आउट किए उसको वहां पर पुट करके स्टेटमेंट बना देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग निकाल ले रहे हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू। फिर से मैं बोल दूं, अगर मन में ये क्वेश्चन आएगा कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू क्यों निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगले स्टेप में इसको क्लियरली और ज्यादा समझ लेंगे। ठीक है, यस सर। लिखिए वर्किंग नोट 3। हम लोग निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू, जिसका फॉर्मूला हम क्या बोले, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग यहाँ निकाल लिए कितने का, 4,80,000 का, और माइनस इसमें कर दे रहे हैं जीपी कितना, 1,20,000। ठीक है, कितना आएगा माइनस करके, 3,60,000। क्लियर है। और कॉस्ट को हम लोग कहीं बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये कॉस्ट हम लोग निकाले किस लिए हैं, ये कॉस्ट निकाले हैं जिसका हेल्प लेकर अगले स्टेप को फॉलो करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इन्वेंटरीज। ठीक है, दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए अगर मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं तो लिख के दिखा रहे हैं, देखिएगा। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू निकाल लिए, सम्स का तुम लोग एक बार एडजस्टमेंट नंबर या इंफॉर्मेशन नंबर एफ देखो, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टू इन्वेंट्री दिखा, 2 है ना बीच में, और अभी मैंने आपको बताया क्या लिखोगे, डिवाइड कर देंगे। सिंस कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू डिवाइडेड बाय इन्वेंटरीज इक्वल्स टू 10 टाइम्स दिया है, और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू इसीलिए निकाले थे, अभी दिखा 3,60,000 और डिवाइडेड बाय इन्वेंटरीज इक्वल्स टू 10, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इन्वेंट्री ऊपर चला जाएगा और 10 आ जाएगा डिवाइड में, है ना, इन्वेंटरी। देयरफॉर इन्वेंट्रीज आ गया हम लोगों का कितना, 36,000, 36,000। क्लियर है। अगला इंफॉर्मेशन देख लीजिए, अगला इंफॉर्मेशन दिया है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड से हम लोगों को मिल जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, या जिसको आप लोग डेटर्स बोलते हो, समझ रहे हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कोई बताओ एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, हम इसको नोट नंबर 3 देकर लिख रहे हैं, नोट नंबर 4 होगा, है ना। चलिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू, ठीक है, कल एक दूसरे क्लास में ये सम्स स्टार्ट किए थे करना, तो उसमें जैसे ही हम स्टार्ट किए पहले लाइन में ये क्वेश्चन अराइज हुआ था मेरे पास, आप लोग भी सुन लीजिए, आपके दिमाग में भी बाद में ये प्रश्न आ सकता है। जैसे जब पहला इंफॉर्मेशन को यूज करके हम क्या निकाले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, तो एक स्टूडेंट पहला क्वेश्चन अराइज किया कि सर बनाने के लिए तो बैलेंस शीट बोला है, और बैलेंस शीट बनाने के समय बैलेंस शीट में हम लोग सेल्स कहाँ दिखाते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन किसी के भी मन में आ सकता है। तो अभी आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि सेल्स जो शुरू में हम लोग निकाले वो सेल्स हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, लेकिन उस सेल्स के हेल्प से बहुत सारा ऐसा आइटम निकल रहा है जो कि बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे आप सेल्स निकाले तो आप क्रेडिट सेल्स निकाले, अभी क्रेडिट सेल का हेल्प यहाँ पर लगेगा जिससे आपको डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल मिलेगा। सेल के हेल्प से ही आप टोटल एसेट निकाल पाए हो, दिख रहा है,
और उसके बाद आप क्या निकाल पाए हो, इन्वेंट्रीज। तो ट्रेड रिसीवेबल, टोटल एसेट, इन्वेंट्रीज, ये सारा आइटम तो जाएगा ना बैलेंस शीट में। इसलिए मैंने क्या कहा कि जितनी इंफॉर्मेशन रहेगी सबको यूज करके देखोगे कि तुम क्या आइटम फाइंड आउट कर पा रहे हो, उसको निकाल के कॉपी में पहले रख लोगे, तब आपको आगे बढ़ने का एक स्टेप मिल जाएगा, समझे। और रेशियो वाले सम्स में जो ये बड़ा वाला सम्स होता है उसमें ये सिस्टम फॉलो करोगे, जो आ रहा है वो पहले निकाल के क्या करो, कॉपी में लिख लो। अब देखोगे आपको अगला एक स्टेप मिलने लगेगा, समझे। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला अगर कोई देखे या किसी को याद हो तो वो होता है एवरेज रिसीवेबल, होता है ना, डिवाइडेड बाय क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू डेज में दिया है ना, इसलिए लिखें इनटू 365, ठीक है। अब पुट करके बताओ, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है 5 डेज दिया है, इक्वल्स टू एवरेज रिसीवेबल अपने को पता नहीं है, यही हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, मतलब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिख रहा है 384 हम लोग निकाले थे, 3,84,000 इंटू करेंगे 365 और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 384,000 इंटू 5 हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई की चीज है इधर डिवाइड में आ जाती है, 365 इक्वल्स टू एवरेज रिसीवेबल। Therefore, एवरेज रिसीवेबल इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 5,260, 5260, 5,260, ठीक है। 0.27 है, इग्नोर कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहां एक बात लिख दीजिएगा, एज्यूम ओपनिंग and closing receivable are same। कोई अगर सुन रहा हो मेरी बात तो मैं बता दूं कि एवरेज रिसीवेबल का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तब ना आता है एवरेज। लेकिन सम्स में ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई अलग अलग इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हमने ये माना कि ओपनिंग और क्लोजिंग मेरा सेम है। ओपनिंग और क्लोजिंग जब सेम रहेगा तो तुम्हारा जो एवरेज है वो भी क्या रहेगा, वही फिगर आएगा, समझे। और आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये बोलने का या लिखने का पर्पस क्या है। तो बैलेंस शीट में जो हम लोग दिखाते हैं वो ओपनिंग फिगर नहीं होता, क्लोजिंग फिगर होता है। तो इसलिए आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये जो एवरेज निकला है उसमें तो ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा डिवाइडेड बाई 2। तो हमने ये क्लियर किया कि हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर क्या है, सेम है। अगर ओपनिंग भी 100 रुपया है, क्लोजिंग भी 100 रुपया है, दोनों को जोड़ोगे 200 और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो फिर फिगर कितना आ जाएगा, 100। समझ रहे हैं। तो बैलेंस शीट में हम लोग ओपनिंग वाला नहीं दिखा रहे हैं, बैलेंस शीट में हम लोग क्लोजिंग वाला दिखा रहे हैं। क्लियर है। अब यहां तक के बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखो, इंफॉर्मेशन नंबर H, उसमें लिखा है करेंट लाइबिलिटीज है 60,000 और उसके जस्ट नीचे एक इंफॉर्मेशन है जिसमें बोला है करेंट रेशियो है 1.5। तो इसको यूज करके आप क्या निकाल पाओगे, करेंट एसेट्स, ठीक है। निकाल लेते हैं हम लोग वर्किंग नंबर 5 देकर। करेंट रेशियो शॉर्ट में लिख रहे हैं भाई, फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी। करेंट रेशियो कितना दिया, 1.5, बोलो yes, है ना। 1.5 बाई 1 तो लिख ही सकते हैं, CA बाई CL कितना दिया है, 60,000। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CA इक्वल्स टू आ जाएगा 90,000, 60,000 इंटू 1.5 इक्वल्स टू आ जाएगा वैल्यू कितना, 90,000, ठीक है।
करेंट एसेट्स आ गया कितना 90,000। अच्छा, करेंट एसेट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? करेंट एसेट्स में हो सकता है आपका इन्वेंट्रीज, करेंट एसेट्स में आपका हो सकता है ट्रेड रिसीवेबल, और करेंट एसेट्स में आपका हो सकता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 3 चीज हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग किसी पॉइंट को तोड़ सकते हैं, सुन रहे हो मेरी बात, अगर हम लोग किसी पॉइंट को तोड़ सकते हैं तो हम लोग उसको तोड़ तोड़ के दिखाएंगे, और अगर मान लो हम लोग किसी पॉइंट को तोड़ नहीं पाते हैं तो उसको हम लोग एज यूजुअल बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। जो मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं मैं उनको फिर से बता रहा हूं। जैसे बैलेंस शीट में तो हम करंट एसेट दिखा सकते हैं, डायरेक्ट दिखा सकते हैं कितना 90,000, लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि हम इस 90,000 को तोड़ तोड़ के भी दिखा सकते हैं। मेरे पास फिगर अवेलेबल है तो हम इसको तोड़ देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? किस में तोड़ देंगे? 3 चीजों में, रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ रहे हैं? आप लिख के देखो, मैं यहां पर लिखता हूं, ये लाइन दिख रहा है क्या? वर्किंग नोट 5 अगर लिखें तो ठीक है, देख लीजिएगा, 2 लाइन लिखना है, आपका फिगर क्लियरली मिल जाएगा। हम लिख रहे हैं कि करेंट एसेट्स इक्वल्स टू, करेंट एसेट में क्या क्या हो सकता है? करेंट एसेट में हमारा हो सकता है इन्वेंटरीज, करेंट एसेट्स में हमारा हो सकता है ट्रेड रिसीवेबल टीआर, और करेंट एसेट्स में प्लस हमारा हो सकता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो सकता है। अब अगर हम पुट करें तो करेंट एसेट्स हम लोग निकाल लिए कितना 90,000 का, है ना। इन्वेंट्रीज आप निकाले हो 36,000 की, मिल रहा है, ये दिख रहा है ना। और ट्रेड रिसीवेबल आप यहां निकाले हो 5260 प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को इधर रखो, और ये जो दोनों फिगर है प्लस में है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 90,000 में ये दोनों माइनस कर दो, आपको कैश का फिगर मिल जाएगा। हम लोग लिख देंगे और 90,000 माइनस 36,000 माइनस 5260 इक्वल्स टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। Therefore, cash and cash equivalent equal to 48,740 आएगा ना, 48,740, ये आ गया हमारा कैश का वैल्यू। ठीक है, और क्या हम लोग तोड़ सकते हैं? करंट लायबिलिटीज को तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? करंट लायबिलिटीज सम्स में दिया है 60,000, लेकिन करंट लायबिलिटीज में तुम्हारा क्या आएगा? ट्रेड पेएबल आएगा, बिल्स पेएबल आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ सकता है, लेकिन इन सब से कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन सम्स में दिया है? नहीं दिया है। तो हम लोग करंट लायबिलिटीज को तोड़ेंगे नहीं, हम लोग बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज को एज यूजुअल दिखा देंगे। कितना? 60,000 जितना दिया हुआ है। ठीक है, और क्या चीज हम लोग तोड़ सकते हैं? सम्स में देखो एकदम लास्ट इंफॉर्मेशन दिया लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, और वहां पर क्वेश्चन मार्क दिया है, दिख रहा है। लॉन्ग टर्म लोन हम लोगों को निकालना पड़ेगा। लास्ट एक इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, सुन लीजिएगा, पहले नहीं समझ में आएगा फिर लिख के दिखाएंगे। हम लोगों का टोटल एसेट्स निकला है कितना? 1,20,000 दिखा, अभी तो निकाले यहां पर, ये देखिए। तो टोटल एसेट अगर 1,20,000 है तो टोटल लायबिलिटीज भी 1,20,000 होगा कि नहीं? एक बार माइंड कैलकुलेशन कर लो, फिर लिख के भी दिखा देंगे। टोटल एसेट अगर 1,20,000 है तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, या हमारा बैलेंस शीट क्या बोलता है कि जितना एसेट है उतना ही लायबिलिटीज होगा। तो अगर हमारा टोटल एसेट निकला 1,20,000 तो हमारा टोटल लायबिलिटीज भी कितना होगा? 1,20,000 होगा। अब 1,20,000 में सम्स में देखो तीसरा इंफॉर्मेशन दिया था शेयर होल्डर इक्विटी 20,000 का,
इक्विटी शेयर कितने का है? 20,000 का। लास्ट में करंट लायबिलिटीज कितना दिया था? 60,000 का। तो 60,000 और 20,000 मिलाकर कितना हो रहा है? 80,000। टोटल लायबिलिटीज अगर 1,20,000 है, उसमें से 80,000 तुम्हारा ये दोनों लायबिलिटी है, तो ये 80,000 हटाओगे तो बैलेंस कितना बचेगा? 40,000। वो 40,000 तुम्हारा होगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। समझ रहे हैं? अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आई तो मैं इसको एक बार लिख के दिखाता हूं। देखिए पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 था ये, है ना, वर्किंग नोट 6। अभी वर्किंग नोट 7 में हम लिख देते हैं इसको, जो मैंने कहा है उसी चीज को। सिंस टोटल एसेट्स इक्वल्स टू 1,20,000, तो हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा कि हमारा टोटल लायबिलिटीज भी होगा कितना? 1,20,000 होगा। तो मैंने कहा कि टोटल लायबिलिटीज में से जो जो लायबिलिटीज आपको पता है वो हटा दीजिए। जैसे आपको इक्विटी का पता है कि इक्विटी सम्स में दिया हुआ है कितने का? 20,000 का। और करेंट लायबिलिटी सम्स में कितना दिया हुआ है? 60,000 का। तो ये दोनों मिलाकर कितना हो रहा है? 80,000। अब टोटल लायबिलिटीज में से 80,000 ये दोनों है, तो इसको हटा देंगे तो 40,000 जो और बचेगा लायबिलिटीज में, वो क्या होगा हमारा? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। आप बोलोगे कि सर ये दूसरा कुछ भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारे सम्स में पूछा क्या है? क्वेश्चन मार्क देखा है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। तो हम लोग इंडिकेट करेंगे कि ये हमारा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स ही होगा। समझे? अब ये सारा नोट्स निकाल लिए। अब सिंपली हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाकर एक बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, देखिए इस साइड का पिक्चर मैं मिटा देता हूं, इधर की पिक्चर आपने लिख ली होगी, है ना। तो एक मिटाकर हम लोग इधर बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख लेते हैं। ये नोट नंबर हटा देते हैं। तब तक आप लोग सारे नोट्स लिख लें। बैलेंस शीट किसके नाम पे बनाना है? बैलेंस शीट हम लोगों को बनाना है वाई लिमिटेड के नाम पे। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड एज ऑन डेट क्या दिया है? 31 2019। पार्टिकुलर्स रहेगा और एक सिंपली आप अमाउंट का कॉलम रख लोगे, या इसको हम लोग फिगर एज पर करेंट रिपोर्टिंग पीरियड भी लिखते हैं। बैलेंस शीट वाले चैप्टर में प्रेजेंटेशन थोड़ा और डिटेल में देना होता है। सबसे पहले हम लोगों का निकला क्या है? सबसे पहले हम लोगों का सम्स में देखोगे इक्विटी दिया हुआ है ना, तो हम लोग इक्विटी सम से लिख देते हैं। देखकर नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हम नंबर 1 लिख रहे हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में सम्स में आप देखोगे शेयर होल्डर इक्विटी दिया हुआ है। शेयर होल्डर्स इक्विटी आपका दिया हुआ है कितने का? 20,000 का। नंबर 2 में मैं लिख दे रहा हूं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स एक्चुअली इसको हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटीज बोलकर दिखाते हैं, तो आप हेडिंग वो दे सकते हो नॉन करेंट लायबिलिटीज, और नॉन करेंट लायबिलिटीज में आप लिख सकते हो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हम लोगों ने नोट नंबर 7 में निकाला है, तो यहाँ पर मैं 7 नंबर देकर लिख दे रहा हूँ कितने का? 40,000 का। और नंबर 3 करेंट लायबिलिटीज।
अब देखिए करंट लायबिलिटीज को हम लोग तोड़ नहीं पाए क्योंकि सम्स में इंफॉर्मेशन नहीं था, तो करंट लायबिलिटीज जो सम्स में दिया है, कितने का दिया है 60,000 का, वो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं और टोटल कर दे रहे हैं 1,20,000 टोटल। नंबर 2 में आप लिखोगे एसेट्स। एसेट्स में तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, समझ रहे हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स का तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट तो निकालना पड़ेगा। चलिए लिख के दिखाते हैं। देखिए नंबर 1 पहले लिख रहे हैं प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। अब ये तो आपने निकाले नहीं है ना, चलो छोड़ो इसको, देख लेंगे बाद में। नंबर 2 में हम लोग लिखते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स तो आप लोग निकाल चुके हो। करंट एसेट्स में आपने इन्वेंटरीज भी निकाला है ना। इन्वेंटरीज आपने कितना नंबर नोट में निकाला है? नोट नंबर 3 में, देख के बताओ, बोलो। है ना, नोट नंबर 3 में इन्वेंटरीज निकाले हैं, कितने का 36,000 का। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल आपने निकाला है, कितने नंबर नोट में है? नोट नंबर 4 में निकाला है ना, 5260, ठीक है। और सी नंबर में हमने लिखा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 6 में निकाला था, कितने का 48,740, ठीक है। लेकिन टोटल एसेट्स तो हम लोगों का सेम है, और टोटल एसेट तो हम लोग ऑलरेडी निकाल लिए थे ना, नोट नंबर 2 में ही निकाले थे, देख लो 1,20,000, है ना। अब सुनो एक बात, यहाँ पर आप चाहें तो प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं। एक दो लोगों का एक्सप्रेशन भी आ रहा है कि हाँ लिख सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। टोटल एसेट में दो चीज ही हमारे पास, फिक्स एसेट और करेंट एसेट्स। तो जब करेंट एसेट पूरा पता है तो जो बैलेंस होगा वो हमारा फिक्स एसेट होगा। और सम्स में देखो फिक्स एसेट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दिया था क्या? सम्स में देखिए फिक्स एसेट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, तो वो बैलेंस करके ही वहां पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके पास इनफ समय है, जैसे आप देख रहे हो कि एग्जाम में मेरे पास समय है और हम भी इसको भी प्रॉपरली नोट बनाकर दिखाना चाहते हैं, तो आप नोट बना के भी लिख सकते हो, 2 लाइन आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ में आई तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए नोट नंबर 7 तक आप लिखे हो ना, आप एक छोटा सा नोट लिख दो, वर्किंग नोट नंबर 8, दिख रहा है ये लाइन, है ना। आप देखिए यहाँ पे टोटल एसेट 1,20,000 निकला ना हमारा, इसमें से हम लेस कर देंगे करेंट एसेट्स, और करेंट एसेट हमारा निकला था 90,000, तीनों मिला के करेंट एसेट निकला था। तो ये माइनस करेंगे तो 30,000 जो एक्स्ट्रा एसेट है वो हमारा कौन सा एसेट होगा? फिक्स एसेट्स। आप इसको फिक्स एसेट्स लिख दो या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख दो, दिखा। और यही वाला हम लोग यहाँ पर नोट नंबर 8 डालकर लिख दे रहे हैं, कितना 30,000। सम्स हमारा कंप्लीट है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए फिर भी किसी पॉइंट में किसी को डाउट आ गया हो तो आप एक बार फिर से पूछ लीजिए, मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगा। और जब भी सम्स करेंगे रेशियो वाला लॉन्ग सम, इसी तरीके से एक एक स्टेप फॉलो करके करेंगे, आपको कंफ्यूजन भी कम होगा और आप देखोगे कि आपको आगे बढ़ने के लिए स्टेप भी मिल रहा है।